नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत के काव्य परिचय और उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। कुदरत का चितेरा कवि सुमित्रा नंदन पंत। इस वीडियो में हम उनकी कुदरत से ही जुड़ी कविता है संध्या के बाद, उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे, जो राजस्थान बोर्ड में कक्षा 11 में भी पढ़ाई जा रही है। कविता है संध्या के बाद। इस कविता में कवि ने संध्या के बाद ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण इलाके में होने वाले जो बदलाव हैं उनके साथ उनका वर्णन किया है, और उसके साथ ही ग्रामीण परिवेश में रात्रि के समय जो क्रियाकलाप होते हैं उनका बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। इसके साथ और इस कविता की विशेषता जो है, इसमें कवि ने गांव के लोगों की गरीबी, उनकी अभाव, विपन्नता, इनके दृश्य को भी बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। कविता शुरू होती है इस तरह से। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जीवा विचलत के चुलसा, लगता चित कबरा गंगा जल। अब इसकी व्याख्या सुनिए। कवि यहाँ संध्या को, सांझ को एक पक्षी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। एक पक्षी के रूप में संध्या को बताया है और कहते हैं कि संध्या रूपी पक्षी जो है वो अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ, सूरज की, ढलते सूर्य की जो लाली है उसके साथ पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर बैठता है। इसका मतलब है कि संध्या की लाली अब पेड़ों के शिखरों पर है, और पेड़ों के जो शिखर होते हैं उनको फुनगी कहते हैं। तो उस पेड़ों के शिखर पर समेट कर दिखाई दे रही है। पीपल के जो पत्ते हैं वो ताम्रवर्णी, तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान, सैकड़ों मुख वाले निर्झर मतलब झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। झरनों के सुनहरी कैसे हो गई वो धाराएं? झरने जो हैं उन पे उसका सुनहरा रंग आ रहा है ढलते सूरज का, तो इस वजह से वो झरनों का जल है वो पीले प्रकाश में पीला ही दिखाई दे रहा है। क्षितिज पर छिपता सूर्य, क्षितिज होता है, क्षितिज कौन सा होता है कि वो काल्पनिक पॉइंट है जहाँ हमें दूर देखने पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज पर छिपता हुआ सूर्य, नदी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंबित होता प्रकाश का खंभा सा जान पड़ता है, जैसे प्रकाश का एक खंभा है, मीनार है पानी में। कवि गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लगता है उस पानी में प्रकाश का स्तंभ, और वो हिलता है तो ऐसे लगता है कि मानो कोई बड़ा अजगर थका हुआ लेट गया हो। तो इसमें जो शब्द आए हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। तरु का मतलब पेड़ होता है, शिखर उसकी फुनगी, उसका शीर्ष अपेक्स होता है, ताम्रपर्ण पीले पर्ण पत्ते तांबे के रंग के, और चंचल पतई स्वर्णिम सोने के रंग का निर्झर झरना। क्षितिज आपको बताया वो काल्पनिक बिंदु जहाँ हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बृहद माने विशाल है, केचुल सा, केचुए सा लिपटा हुआ चितकबरा, अनेक रंगों का गंगा जल। अगला देखिए। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पा अंकित, नील लहरियों में लौड़ित पीला जल, रजत जलद से बिंबित, सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्ज्वल, अनिल पिघल कर सलील सलील, जो गति द्रव खो बन गया लवोपल। यहाँ कवि उसी कविता का, संध्या का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि नदी के किनारे पर धूप छाही प्रकाश फैला हुआ है, कहीं धूप है कहीं छां, आपस में मिले जुले प्रकाश ऐसा है कि जिसमें धूप भी है, जिसमें छाया भी है बीच बीच में, और हवा के चलने पर सांप की सी आकृति ले लेती है। नदी के नीले जल पर सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो उस पूरे जल को, नीले जल को पीला बना देता है, और उस पर फिर बादलों की सफ़ेदी और आ रही है। रेत जो है, पानी अपनी गति खोकर छोटे छोटे बर्फ के कण में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं संध्या के समय। शंख घंट बजते मंदिर में,
आरती का समय हो रहा है। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निराजन। तट पर बगुलों सी वृदाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। कवि पंत जो है वो कह रहे हैं कि संध्या के समय मंदिरों में आरती होने का समय होता है, आरती की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ शंख और घंटे बजने लगते हैं। इस आवाज़ से नदियों में, नदी की लहरों में कंपन होने लगता है। और मंदिर का कलश वो उस पे भी सूर्य की लालिमा पड़ रही है, तो उस प्रभाव से दीपक की लो की भांति आकाश में ऊपर उठकर ऐसे लग रहा है कि कलश जो है वो दीपक बन गया है और आरती कर रहा है। इसके अलावा नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां हैं, वो बगुलों के समान, बगुलों से उनकी तुलना करी है। सफ़ेद रंग के बगुले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हुई वो बूढ़ी स्त्रियां, विधवा स्त्रियां हैं, वो जप तप में मगन रहती हैं। उनके दिल में दुख है, उनका हृदय अंदर से रोता है, उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धीमी धारा में बह जाती है। उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं देता है। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की भांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गौरज किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। कवि कहते हैं कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती हुई पंक्ति, संध्या के समय सारे पक्षी भी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और पक्षियों की एक कतार में, एक सुंदर कतार में उड़ते हैं, तो उन उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है। तमस अंधेरा, दूर तमस रेखाओं सी, अंधेरों की रेखाओं के समान उड़ती हुई पंखों की गति जो है, पक्षियों की पंक्ति अपनी चहचहाट से शांत आकाश में आवाज़ करती है, एक सुंदर गुंजर की ध्वनि करती चलती है। संध्या के समय पक्षियों के साथ ही गायें भी घर की ओर लौटती हैं, तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है, गोरज, गायों के खुर से उड़ने वाली धूल, उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वो भी सूर्य के प्रकाश से सुनहरी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बादल की ये किरणें जल गई हैं। जब आकाश में पक्षियों के कंठ का तेज स्वर गूंजता है तो वो आकाश में तीर के समान सनन सनन करते हुए निकल जाता है।